आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। हम जो भी क्राइम से संबंधित कहानी आपसे साझा करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ समाज को जागरूक करना होता है। हम ऐसे किसी भी अपराध का ना ही समर्थन करते हैं और ना ही बढ़ावा देना चाहते हैं। अब हम चलते हैं आज की कहानी पर। बात सन 1949 की है, जब एलन और कार्ल रोजर नाम के दो लोगों के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम कैंडी रोजर रखा गया। कैंडी के जन्म के बाद से उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। कैंडी का पालन पोषण उनकी माँ एलन ने किया। एलन जो कि एक स्कूल टीचर थी, कैंडी का पूरा ध्यान रखती थी। कैंडी जब कुछ बड़ी हो गई तो उसका दाखिला पास के ही एक विद्यालय होम एलिमेंट्री स्कूल में करा दिया गया। कैंडी पढ़ने में अच्छी थी और लोगों के प्रति उसका व्यवहार काफी अच्छा था। जब भी किसी व्यक्ति से मिलती थी तो उसका स्वागत मुस्कुरा कर करती थी। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। कैंडी बचपन से ही एक कैंप फायर गर्ल बनना चाहती थी। कैंप फायर गर्ल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़कियों के लिए आउटडोर एक्टिविटी उपलब्ध कराता है। अमेरिका में आज भी यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। आज इसका नाम बदलकर कैंप फायर कर दिया गया है। जब वो 9 साल की हुई तो कैंडी ने द ब्लू बर्ड नाम की एक संस्था ज्वाइन कर ली जो कि कैंप फायर गर्ल का ही एक छोटा शाखा है। कैंप फायर गर्ल संस्था फंड जुटाने के लिए कुकीज और चॉकलेट भी बेचा करती थी जिसके लिए संस्था में काम करने वाली लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। 6 मार्च सन 1959 को कैंडी स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकली और रास्ते से कैंप फायर गर्ल के स्टोर से 7 कैंप बॉक्स चॉकलेट डिब्बे भी ले लिया जिसे वो बाद में दूध बेचने वाली लगी। घर पहुंचकर कैंडी ने खाना खाया। उसके बाद आंगन में अपने कुत्ते मिरफली के साथ कुछ देर खेलने लगी। फिर करीब 4 बजे माँ एलन की परमिशन लेकर अपने साथ लाई कैंप फायर बॉक्स को बेचने के लिए निकल गए। जाने से पहले एलन ने कैंडी को अंधेरा होने से पहले घर लौटने को कहा, लेकिन 5:42 पर अंधेरा हो गया। अभी भी कैंडी का आता पता नहीं था। एलन चाहती थी कैंडी कहीं भी अंधेरा होने से पहले वो घर जरूर आ जाती, लेकिन आज अभी तक कैंडी घर नहीं पहुंची थी। संदेह के बादल छाने लगे उसके मन में। एलन ने उसके दादाजी को फोन लगाया, सारी बात बताई, कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी सूचित किया। कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। करीब 6:30 पर कैंडी को ढूंढने के लिए लोग निकल पड़े। कुछ लोगों से पूछताछ करने को पता चला कि करीब 6 बजे के आसपास कैंडी को कैंप फायर मीट बॉक्स बेचते हुए देखा गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कैंडी वहां से किस दिशा में गई। कुछ समय बाद पुलिस भी लोगों के साथ जुड़ गई। अब सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने लगे। 9 बजे के आसपास लोगों को 7 में से 6 कैंप फायर बॉक्स रास्ते में बिखरे हुए मिले। एक कैंप फायर बॉक्स मिसिंग था। संभवतः उसने उसे बेच नहीं दिए होंगे। अंधेरा अधिक हो जाने की वजह से लोगों को ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए लोग वापस लौट गए। कैंडी की माँ एलन रात भर सो नहीं पाई। उसने खाना भी नहीं खाया। पूरी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी बच्ची जहाँ भी हो सुरक्षित रहे। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। उसकी खोज में कई लोग और शामिल हो गए। उसे ढूंढने के लिए कुछ लोग ने मोटर वाहन का इस्तेमाल किया तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों से भी इस्तेमाल किया। पहाड़ी इलाकों में ढूंढने के लिए सेना हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया। जब हेलीकॉप्टर स्पोकन नदी के पास उड़ान भर रहा था तो एक हाई टेंशन बिजली के चपेट में आने से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें बैठे 5 में से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने कैंडी की तलाश कर रहे लोगों को अंदर से झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखी। लेकिन इसका अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। समय बीतता जा रहा था। कैंडी की माँ एलन खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह हमेशा उदास रहने लगी। 22 मार्च सन 1959 को कैंडी के गायब होने के करीब 16 दिन बाद उसके घर से करीब 7 मील दूर 2 शिकारी जंगल में शिकार करने गए। उन्होंने रास्ते में 2 जोड़ी जूते भी फेंके हुए मिले। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में छोटी बच्ची के जूते कौन लाया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने जूते वापस अपने साथ लिए और कैंप की तरफ चल दिए। कैंप पहुंचकर उन्होंने जूतों के बारे में अपने साथियों से जिक्र किया। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरफ फैल गई। इन जूतों को पुलिस ने मंगवाया और कैंडी के दादा से शिनाख्त की। उसके दादाजी ने तो उन्हें पहचान लिया कि ये जूते कैंडी के हैं, क्योंकि वह किसी नंबर के जूते पहना करती थी। उसके बाद पुलिस ने जूते मिलने वाली जगह के चारों ओर तलाश शुरू कर दी। कुछ देर तलाश करने के बाद अचानक पुलिस को अधिकारियों को चीड़ के लत्तों के ढेर में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। जब वो पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि चीड़ के ढेर से किसी इंसान के पैर का घुटना दिखाई दे रहा था। जैसे उसने सारे चीड़ के ढेर को हटाया, उससे एक छोटी लड़की के आंशिक रूप से सड़ी हुई बॉडी दिखाई दी, जिसके साथ और पैर उसी कपड़े से बांधा गया था। उसके अंडरवियर नीचे की तरफ पैरों के पास आ गए थे, जिसका मतलब था कि उसके साथ किसी ने बलात्कार किया है। गले पर रस्सी के निशान थे जो कि किसी चीज से गला दबाने की शिनाख्त कर रहे थे। पुलिस को
समझने में देर नहीं लगी, ये लड़की के साथ कोई और नहीं, कैंडी रोजर ही है। कैंडी के परिवार को बुलाया गया। उसकी माँ एलेन अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू रख दी। कई लोगों से पूछताछ की, कुछ सस्पेक्ट को हिरासत में लिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे इस गोकर्ण के लोग इस घटना को भूल गए और यह केस पुलिस के फाइलों में दब गया, लेकिन केस को बंद नहीं किया गया। पुलिस ने कैंडी के कपड़ों पर गिरे सीमेंट्स को एक एयर टाइट जार में उस उम्मीद पर सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में टेक्नोलॉजी की मदद से इसे सुलझाया जाएगा। कई दशक बीत गए, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। कैंडी की माँ एलेन की मौत 2006 में हो गई। अंतिम समय तक उसने पता नहीं चल पाया कि उसकी बेटी का हत्यारा कौन था। समय बीतता गया, पुराने अधिकारी रिटायर हो गए, उनकी जगह नए अधिकारियों ने ली और फिर केस को नए सिरे से जांच के लिए शुरू किया गया। अब तक डीएनए तकनीक भी काफी एडवांस हो चुकी थी। जांच कर रहे अधिकारियों ने दोबारा कैंडी के कपड़ों को लैब में भेजा, जो कि समय बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण डीएनए सैंपल में काफी बदलाव आ गए थे। लेकिन 2021 में जेनेटिक्स जीनोलॉजी एक एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उस व्यक्ति को ढूंढ लिया गया जिसने कैंडी के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसकी हत्या की थी। उसका नाम जॉन हॉफ था। पुलिस के अधिकारियों को उसकी फैमिली से संपर्क किया गया। 3 भाइयों में जॉन एकमात्र व्यक्ति था जिसकी कोई संतान थी, जिसका नाम कैथी था। कैथी बचपन में ही कैंडी और उसके साथ हुई घटना के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो अपना डीएनए सैंपल देने के लिए तैयार हो। जब रिजल्ट आया तो साफ हो गया कि पुलिस जिस कातिल की तलाश पिछले कई दशकों से कर रही थी वो कहीं और नहीं, कैथी का पिता जॉन ही था। क्योंकि पुलिस को जो डीएनए कैंडी के कपड़ों से मिले थे वो अन्य लोगों की तुलना में कैथी से 30 लाख गुना अधिक मेल खा रहे थे। फिर भी पुलिस पूरी तरह श्योर होना चाहती थी, इसलिए जॉन की बॉडी को कब्र से निकाला गया और उसकी जांच की गई। तो सारी शंका खत्म हो गई, क्योंकि अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि जॉन हॉफ ही कैंडी का हत्यारा था। तो फिर जॉन कैंडी कब मिला? वह क्या पहले से ही उसे जानता था? जॉन कैंडी के घर से 1 मील दूर रहता था। जॉन की एक सौतेली बहन थी जो कि कैंप फायर गर्ल थी। वो कैंडी की दोस्त भी थी। शायद इस वजह से जॉन कैंडी को जानता था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद उस दिन जॉन कैंडी से मिला और बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। कैंडी के हत्या के लगभग 2 साल बाद जॉन को एक अन्य लड़की का यौन शोषण के अपराध में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसकी वजह से उसे अपनी सेना की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। बाद में जॉन ने मात्र 31 साल की छोटी उम्र में ही आत्महत्या कर ली। इसलिए आज पुलिस भी उसे कोई सजा नहीं दिला पाएगी। लेकिन पुलिस ने कैंडी के परिवार से संपर्क किया, जिसमें एकमात्र व्यक्ति जीवित कैंडी की चचेरी बहन है, जो कभी बचपन में कैंडी के साथ खेला करती थी। उनको हत्यारे के बारे में जानकर दुख भी हुआ और थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम परिवार के किसी एक सदस्य को पता चल पाया कि कैंडी का हत्यारा कौन था। तो ये कहानी दोस्तों यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें।